साथियों, से भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज कानपुर शहर में गौरी जाति जागृति सम्मेलन का राज्य स्तरीय जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए जो विषय रखे गए हैं वो विषय है कांग्रेस, भाजपा एवं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा गौरी जाति के नेताओं का चेहरा दिखाकर समाज का वोट लेना और समाज को हक अधिकार से वंचित रखना, यह ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है गौरी जाति के इतिहास को दबाकर गौरी जाति को वास्तविक नेतृत्व न मिलना ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन का मूल कारण है, गंभीर चर्चा। और तीसरा विषय है उत्तर प्रदेश में माया मुलायम द्वारा अति पिछड़े वर्ग का अलग से सूची बनाकर विशेष सुविधाएं ना देना और अति पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु असंवैधानिक संशोधन करना अति पिछड़े वर्ग के साथ में अक्षम्य धोखेबाजी है, एक अपराध है, गंभीर चर्चा। ऐसे विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, इन सभी विषयों के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा, मगर सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो अहम बात हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये गौरी जाति का जागृति सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कानपुर में कांग्रेस भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा क्यों आयोजित किया गया है, इसके पीछे क्या सोच है, इस बात को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, इस समाज को 6000 टुकड़ों में बांटा गया। हम लोग जो है मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मणों ने सबसे पहले वर्ण के आधार पर हमारे लोगों को बांटा, मूल निवासी बहुजनों को बांटा और फिर जातियों के आधार पर बांटा। जातियों के साथ साथ स्पृश्य और अस्पृश्यता के आधार पर फिर बांटा। आदिवासियों का समाज से सेग्रीगेशन किया, अलगीकरण किया और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को, चूंकि ये मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको सभी व्यवस्थाओं में गुलाम बनाकर रखा। तो ये जो इस देश में ब्राह्मणों के द्वारा बांटने वाली व्यवस्था बनाई गई, इस बांटने वाली
व्यवस्था में हम बांटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। और ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। ये भी हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। अगर हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि इस देश में वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था, अस्पृश्यता की व्यवस्था, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने की व्यवस्था, महिलाओं को दास बनाने की व्यवस्था, ये हर लेवल पर, हर स्तर पर लोगों को बांटने की जो व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई। ब्राह्मणों के द्वारा केवल इस बांटने वाली व्यवस्था को बनाया ही नहीं गया, बल्कि लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि वर्ण ही धर्म है और जाति ही धर्म है। आप लोगों को वर्ण के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटा और उसी को उन्होंने धर्म घोषित कर दिया कि यही धर्म है। तो ये काम हजारों साल तक ब्राह्मणों के द्वारा लगातार किया गया और हम लोग उनकी बातों को एक तरफी मानते रहे, स्वीकार करते रहे। उसके पीछे कारण ये था कि हम सब मूल निवासी बहुजनों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करने की वजह से हमारे बुद्धि का विकास नहीं हुआ। बुद्धि का विकास ना होने की वजह से विवेक बुद्धि का विकास नहीं हुआ। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? गलत को गलत मानना, सही को सही मानना, उसको बोलते हैं विवेक। एक होती है बुद्धि, एक होती है विवेक बुद्धि। तो गलत को गलत मानना, सही को सही मानना, ये विवेक बुद्धि है। और इसके आधार पर हम लोग गलत सही की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित किया था। इस वजह से बुद्धि का विकास नहीं हुआ और बुद्धि का विकास ना होने की वजह से आगे विवेक बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ। और ब्राह्मण एक तरफी ये सारी बातें सारे देश भर में हजारों साल तक करते रहे। इस वजह से हम लोगों को वो लोग बांटने में कामयाब हो गए। हम लोगों को उन्होंने 6000 टुकड़ों में बांटा। आज 132 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की लगभग, और 132 करोड़ में यदि हम 85% है तो 100 करोड़ में 85 करोड़ हो गए, और 25 करोड़ अगर ऊपर हैं तो उसमें 21 करोड़ हो गए। तो लगभग 85 और 21 को ही अगर मिला दिया जाए तो 106 करोड़ से ज्यादा हम लोग इस देश में हैं। और अगर 100 करोड़ से अगर हम लोग ज्यादा है, ब्राह्मण लोग इस देश में 3.5% है, आपके उत्तर प्रदेश में 8.5% है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 8.5%। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 8.5% क्यों है?
और सारे देश भर में 3.5% क्यों है? ये भी एक विचारणीय विषय है, क्योंकि गंगा का ये जो किनारा है, ये किनारे पर बसे हुए, वो किनारे पर बसे हुए, तो सारा धंधा जो है उनका गंगा के किनारे पर उन्होंने बहुत बड़ा धंधा जो है खोल के रखा, और इस धंधे के आधार पर वो फलते फूलते रहे। तो ये एक इतिहास है, इसको थोड़ा सा ठीक से अगर आप समझ लो तो आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों को जो खास बात बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमारे लोगों को बांटा, वो जो लोग हैं 3.5%, तो ये ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ लोग हैं आज के तारीख में, और हम लोग 100 करोड़ से ज्यादा है। तो 5 करोड़ लोग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा। 5 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को कैसे गुलाम बना सकते हैं? आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि इन लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा। तो 5 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर कैसे रख सकते हैं? मगर सच्चाई है, बना के रखा। अगर बना के रखा तो देखो, आप लोगों को उदाहरण देकर बात मैं समझाता हूं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, फिर वर्ण के बाद जाति व्यवस्था बनी, तो जाति में भी ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण वर्ण में भी ब्राह्मण रहा और जाति में भी ब्राह्मण ही रहा। मगर हम लोग मूल्यवासी बहुजन जो लोग हैं, वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाते थे, जाति व्यवस्था में हम शूद्र नहीं हैं। जाति व्यवस्था में हमारे नाम 6000, एक नाम नहीं है शूद्र का। जाति व्यवस्था में 6000 नाम है, जाति के 6000 नाम, जाति के 6000 नाम, 6000 पहचान, 6000 नाम, 6000 पहचान, और एक पहचान दूसरे पहचान से भिन्न, अलग। मान लो एक संगठन बनाना है, तो ब्राह्मणों का संगठन बन जाएगा, वर्ण में ब्राह्मण महासभा, और जाति में भी ब्राह्मण महासभा। अगर हम लोगों का संगठन बनाना है तो 6000 जाति के 6000 नाम, और हर नाम की एक महासभा या हर जाति की एक अलग सभा, अलग संगठन। 6000 संगठन हो गए। 6000 संगठन, तो 6000 टुकड़े के 6000 संगठन होंगे। अब आप कल्पना करो कि 100 करोड़ में अगर 100 टुकड़े उन्होंने किए होते तो एक टुकड़े में 1 करोड़ होते। अगर 100 जातियां बनाई होती तो एक टुकड़े में 1 करोड़ लोग होते। इसके बावजूद भी ब्राह्मण 5 करोड़ होते। वो तो 5 करोड़ है, और हम लोग एक जाति अगर 100 जाति में विभाजित करते तो भी 1 करोड़ होते, और इस तरह से 1 करोड़ होते तो भी हम लोग 5 करोड़ का मुकाबला नहीं कर पाते। मगर उन लोगों ने 100 करोड़ लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा तो क्या एवरेज एक जाति की संख्या 5 लाख की हो सकती है? एक जाति की अगर संख्या इतनी है तो एक जाति की संख्या 5 लाख भी शायद नहीं होगी। अब 5 लाख मान लेते, थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा
सा हौसला तो बना रहना चाहिए ना, कुछ भी हौसला ना रहे तो मैं मान लेता हूँ 5 लाख, तो 5 लाख वर्सेस 5 करोड़। तो एक जाति का आदमी अगर ब्राह्मण से लड़ना चाहता तो बोलेगा मेरी तो 5 लाख है, ब्राह्मण की 5 करोड़ है, तो मैं उससे कैसे। मैं आपको कि 5 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को उन्होंने कैसे गुलाम बनाया ये समझा रहा। ये बात आपको समझ में आए इसलिए बता रहा, उदाहरण देकर बता रहा। तो 5 लाख लोग 5 करोड़ ब्राह्मणों से कैसा लड़ेंगे? लड़ नहीं सकते। सबसे पहले तो 5 लाख लोग इसलिए लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। ब्राह्मण उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा कि तुम्हारी तो छोटी संख्या है, और जब छोटी संख्या होती है तो छोटी संख्या वालों का कॉम्प्लेक्स जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मनोविज्ञान है। अगर थोड़ा बहुत आप मनोविज्ञान जानते हो तो आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जहाँ 100 लोग एक बस्ती में निवास करते हैं और 100 लोगों में 99 लोग नॉन मुस्लिम है और एक घर जो है वो केवल एक मुसलमान का घर है और वहाँ गणेश की स्थापना हो रही है, गणेश के मूर्ति की, तो वो जो मुसलमान है वो भी अपने घर में गणेश की मूर्ति लगाए। मैंने उधर महाराष्ट्र में देखा। इस्लाम में वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं मान सकता, मगर ऐसा होता है। क्यों होता है? वो ये सोचता है कि इनके बीच में मैं रह रहा हूँ और अगर कोई संकट आया तो मैं तो अकेला ही हूँ, तो मेरा बचाव करने के लिए मेरा मुसलमान जो और 5 किलोमीटर दूर रहता है वो कैसे आएगा? उसके पहले तो यहाँ मेरे दोस्त बिरादर तैयार करने होंगे, तो मेरा बचाव करेगा कोई। दूसरी तरफ मैं आपको 100 लोग मुसलमान 100 लोग हैं, वहाँ 99 मुसलमान है और एक नॉन मुस्लिम आदमी वहाँ पर है, और रमजान का महीना आया तो वो नॉन मुस्लिम आदमी रोजे रखेगा। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, मेरे पास नाम के साथ सबूत है। वो वहां रोजे रखेगा, मुसलमान नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, मस्जिद में नहीं जाता है, मगर रोजे रखता है। मैं आपको किसी धर्म विशेष को डिफेम करने के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं मनोविज्ञान समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि संख्या का एक मनोविज्ञान होता है। जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसकी बातें कम संख्या वाले जो लोग हैं वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। ये एक डोमिनेंट होने का भी मनोविज्ञान होता है। तो इसी तरह से ब्राह्मणों ने क्या किया कि जब वो विदेश से आए तो देखा कि यहाँ पर हम लोग बहुसंख्य लोग हैं और बहुसंख्य लोग हैं, 3% 3.5% ब्राह्मण आए, हम लोग 96.5% लोग थे। जब इतने थे तब उन्होंने देखा कि तो सारे यही लोग हैं। तो उन लोगों ने हमारे लोगों को पहले शूद्रों की व्यवस्था में डिवाइड किया, फिर शूद्रों की व्यवस्था को उन्होंने 6000 टुकड़ों में बांटा और 6000 टुकड़ों में बांटने की वजह से हमारे मन में उन्होंने हीन भावना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की वजह से अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों को गुलाम बनाने में कामयाब हुए। गुलाम बनाने का एक अर्थ यह है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार कर लेना, ब्राह्मणों की विचारधारा को स्वीकार कर लेना, ब्राह्मणों का जो भी व्यवस्था चल रही है उसको मान्यता दे देना, ये भी गुलामी का ही रूप है। और इस तरह से हमारे लोगों ने
ब्राह्मणों के वर्चस्व को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने की वजह से स्वीकार किया। इसकी वजह से ब्राह्मण लोग हमारे लोगों पर गुलामी थोपने में कामयाब हो। और अगर ऐसा है, इस वजह से हमको टुकड़ों में बांटने की वजह से अगर ब्राह्मण गुलामी थोपने में कामयाब हो गया, तो इसका उपाय ये है कि 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा। ये जोड़ने का काम कैसे होगा? तो पहले जगाना होगा, जो जागेगा उसको जोड़ा जा सकता है। पहले जगाना होगा, फिर जोड़ना होगा। जगाने के लिए क्या करना होगा? तो जगाने के लिए पहला सिद्धांत है टू आइडेंटिफाई एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। अगर आप दुश्मन को नहीं जानते हो, दुश्मन को नहीं पहचानते हो, तो आप जागृत नहीं हो। अगर आप जागृत नहीं हो तो आप दुश्मन के चाल में, दुश्मन के जाल में फंस जाओगे। फंसे हुए हैं सारे के सारे 6000 जाति के टुकड़ों में जो हमारे लोग हैं, वो ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं। और ये जो जाल में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि ब्राह्मण को हमारा आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये हमारा दुश्मन। जब आदमी दुश्मन को दुश्मन मान लेता है तो वो जागृत हो जाएगा। जब वो जागृत हो जाएगा तो वो दुश्मन से हमेशा दूरी बनाएगा, दूरी बनाकर रहेगा, उसको नजदीक नहीं आने देगा। और जब उसको दूरी बनाकर रखेगा तो वो उसके जाल में कभी भी नहीं फंस सकता। साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को जागृति का ये जो पहला सबक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बहुत सारे सबक है, मगर हमारे लोगों को पहला ही सबक मालूम नहीं है। जब हमारे लोगों को पहला ही सबक मालूम नहीं है तो आपको मैं दूसरा सबक क्यों सिखाऊं? जब आपको पहला ही सबक मालूम नहीं है तो पहले तो आपको पहला सबक सीखना होगा और सीख कर अपने जीवन में अमल में लाना होगा। अगर आप अपने जीवन में उसको अमल में नहीं लाते हो, इस कान से सुनते हो, इस कान से छोड़ देते हो, तो ये तो कोई सीखना नहीं हुआ। इसको तो पूरी तरह से सुनना भी नहीं कहा जा सकता कि इस कान से सुना और इस कान से बाहर कर दिया, इसको तो सुनना भी नहीं कहा जा सकता। आपने सुना और संग्रह किया तो कहा जा सकता है कुछ सुना। आपने इस कान से सुना, इस कान से छोड़ दिया तो आपने सुना, ये भी नहीं कहा जा सकता। सुनना भी हम लोगों को, सुनने का क्या अर्थ है ये भी थोड़ा समझना होगा। सुनने का मतलब है कि अगर कोई चीज हम सुन रहे हैं, अगर उसको हमने संग्रह नहीं किया, जानकारी में संग्रह नहीं किया, ज्ञान में संग्रह नहीं किया और छोड़ दिया, तो हमने क्या सुना? हमने तो कुछ नहीं सुना। तो ये जो मौलिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही हमारे लोगों को पता नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि आप लोगों को सबसे पहले अगर लोगों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जरूरी है कि लोगों को जगाना होगा। और अगर आप लोगों को जो जगाते हो तो जगाने का सिद्धांत है कि दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। एक और उदाहरण दे देता हूं। एक बार मैं दिल्ली के ऑफिस में बैठा था, एक प्रोफेसर मुसलमान मुझे मिलने के लिए आया और मुझे कहने लगा कि मेहराब साहब, आपका भाषण मैंने सुना
और सुनने की वजह से मुझे लगा कि आपको मिलना चाहिए, आपसे दो बात करनी चाहिए, इसलिए मिलने के लिए आया। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो भाजपा है ये पत्थर की तरह है और ये जो कांग्रेस है ये ईंट की तरह। तो मैंने कहा आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भाजपा ज्यादा कट्टरपंथी है और कांग्रेस कम कट्टरपंथी है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, आपने सही समझा। तो मुझे प्रोफेसर साहब मुझे कहने लगे, हाँ। तो मैंने कहा देखो यहाँ पत्थर है, चौथे माले में हम बैठे थे, यहाँ ईंट नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता को वो दरवाजा जहाँ से आप चढ़ कर आए वहां पर ईंटें रखी हुई है, वहां से एक ईंट लाने के लिए बोलता हूँ। मैंने कार्यकर्ता को बुलाया कि जाओ तो दौड़ लगा करके जाओ एक ईंट उठा करके आओ। एक ईंट उठा कर लाए, तो अब ईंट भी हो गई और पत्थर भी हो गया। तो मैंने प्रोफेसर साहब को कहा, प्रोफेसर साहब पहले आपके सर पर पत्थर मारूं कि ईंट मारूं? तो वो उठकर खड़े होने की तैयारी करने लगे। क्यों? मैंने कहा क्यों प्रोफेसर साहब क्यों उठ रहे हैं? कहा कि आप तो मारने की बात कर रहे हैं। तो चलो मैंने कहा कि अब आपने पत्थर और ईंट में पत्थर सख्त होता है और ईंट नरम होता है ऐसा आपने कहा, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं प्रयोग किए बगैर कोई चीज मानता नहीं। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, तो ये तो ब्राह्मण वाला सिद्धांत हो गया। मैं ऐसा मानता नहीं, मैं थोड़ा जागृत आदमी अपने को मानता हूँ। तो मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि पत्थर सख्त है या ईंट सख्त है, या इसमें कौन सा नरम है। मैंने कहा चलो ठीक है, मारने का कार्यक्रम मैं छोड़ देता हूँ, आप बैठ गए। मैंने कहा अभी मैं आपको जो मारने का कार्यक्रम करने वाला था उसके बजाय सवाल करता हूँ कि यदि आपके सर मैं पत्थर से मारूंगा, मार नहीं रहा, मैंने कहा उठना मत, अगर मैं मारूंगा तो आपके सर का क्या होगा? तो कहा टूट जाएगा। अच्छा। मैंने कहा आपके सर पर यदि मैं ये जो ईंट है ये मारूंगा तो आपके सर का क्या होगा? कहा टूट जाएगा। अच्छा, तीसरा सवाल मैंने कहा दोनों अलग अलग मारने से सर टूटेगा? हाँ, दोनों मारने से सर टूटेगा। तो मैंने चौथी बात उनको पूछी, अगर दोनों मारने से सर टूटेगा तो पत्थर सख्त है और ईंट नरम है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा प्रोफेसर हो, गधे तो हो नहीं, तो आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि पत्थर सख्त होता है ईंट नरम होता है, ऐसा आप मुझे क्यों कह रहे हो? अगर आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए और बीजेपी को नहीं देना चाहिए, अगर ये कहना चाहते हो, ये समझाना चाहते हो, तो आप बेवकूफ बन जाओ, आप बेवकूफ बन जाओ। मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये मैंने कहा कांग्रेस जो है ये हिडन एनिमी है और बीजेपी ओपन एनिमी है, और हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजरस देन ओपन एनिमी। जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा मैं देहाती आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती में काम किया हूँ, तो मैं अपने तजर्बे की एक बात आपको बताता हूँ कि जब हम खेती में काम करने के लिए जाते थे कभी कभी सांप हमको दिखाई देते थे।
जब सांप हमको देखता था तो चलता हुआ जो सांप है ऐसे खड़े हो जाता। जब सांप आदमी को देखता था तो सांप ऐसे खड़े हो जाता था और अपना डिफेंस करता था। समझ रहे हो? कोई भी आदमी, कोई भी सतर्क जिंदा आदमी जो है, जिंदा कोई भी व्यक्ति जो है वो सतर्क हो जाता है। तो सांप ऐसे चल रहा है, देखते ही वो ऐसे खड़ा हो जाता है, अगर नाग ऐसे खड़ा हो जाता है और आदमी को देखता है। सांप आदमी को देख रहा है, आदमी सांप को देख रहा है। आदमी सांप का दुश्मन, सांप आदमी का दुश्मन, क्योंकि दुश्मन के बारे में समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। और ये हो गया खुला दुश्मन, सांप खुला है, ओपन है। तो आदमी कभी कभी ऐसा हिलता है तो सांप भी ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। देखा होगा आपने डिस्कवरी किया अभी, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। ये मत समझना कि तुम पोजीशन ले रहे हो मुझे मारने की, तो मैं भी सतर्क हूँ, मैं भी विजिलेंट हूँ। ये मत समझना मैं भी पोजीशन में हूँ। जैसे भारत का फौजी और पाकिस्तान का फौजी दोनों जो है तैयार है लड़ने के लिए, दोनों जो है देख रहे हैं और दोनों के दोनों विजिलेंट है, सतर्क है। तो जो खुला दुश्मन होता है दोनों के दोनों लोग सतर्क होते हैं, और जब दोनों सतर्क होते हैं तो क्या होता है? आदमी अपने रास्ते से चला जाता है, सांप भी अपने रास्ते से चला जाता है। दोनों अपना अपना बचाव करते हुए चले जाते हैं। जो दोनों विजिलेंट होते हैं, दोनों सतर्क होते हैं। और सतर्क क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुला हुआ दुश्मन। तो बीजेपी जो है एक खुला हुआ दुश्मन है, अब कांग्रेस जो है ये छुपा हुआ दुश्मन है। ये आस्तीन का सांप है, ये छुपा हुआ है। ये मौका देखने के बाद बाहर निकलता है, फिर डस लेता है, डसने के बाद फिर जाकर कहीं छुप जाता है, पता भी नहीं चलने देता। आता है चुपके से डस लेता है, और डसने के बाद में आदमी बाद में चिल्लाता है, अरे इधर ही था, इधर था, वो गायब हो जाता है, अपना काम भी कर लेता है, डस भी लेता है और अपना भाग जाता है। कांग्रेस इस तरह से छुपा हुआ दुश्मन है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आपने बहुत किताबें पढ़ी होगी, ये आंदोलन की किताब है वो आपने नहीं पढ़ी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मगर अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो आपको ये सबक सीखना होगा कि जो hidden enemy is always danger than open enemy। जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। और हम लोगों को ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण से वो सबसे ज्यादा मीठी बात करेगा, आपके अंदर घुसता है, आपके सारे समाज में घुसता है, सारे मूल्यवासी समाज में घुसता है। आपका बाप मर जाता है तो क्रियाक्रम करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार करता है, और आपसे पैसा लेता है, और किसी प्रकार का कोई मेहनत का काम नहीं करता है, पसीना बहाने का काम नहीं करता है। और दो चार मंत्र पढ़ने के लिए कौन सा पसीना बहाना पड़ता है? पसीना हमारे लोग बहाते हैं, और ब्राह्मण कभी कोई पसीना बहाकर पैसे नहीं कमाता है। ब्राह्मण खटमल की तरह है, खटमल कभी भी पसीना बहाता नहीं है, वो आदमी का खून चूसता है। आदमी मेहनत करता है, फिर मेहनत से खाना मार्केट से लाता है, फिर उसको पकाकर खाता है, खाने के बाद खून बनाता है, और बना बनाया खून खटमल खा लेता है, अपने आप खा लेता है, पी लेता है, और इसके लिए खटमल कोई मेहनत नहीं करता है। तो ब्राह्मण जो है
वो कभी मेहनत का नहीं खाता है। आप लोगों को पता नहीं, उदाहरण देकर कह रहा हूं। ब्राह्मण को कभी आपने खेती पर हैल के साथ में मेहनत करते हुए नहीं देखा होगा। वो ये काम नहीं करता है। जब वो हमारे लोगों के बीच में आकर मीठी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाकर हजारों रुपया कमा लेता है, तो फिर उसको मेहनत करने की क्या जरूरत है। ऐसा तरीका अपनाकर उन्होंने ये सारा तंत्र विकसित किया और उसके आधार पर वो बातें आगे बढ़ाता है। साथियों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोगों को अपने दुश्मन के फितरत को, दुश्मन के चरित्र को जानना होगा, समझना होगा। वो अलग अलग रूप धारण करता है। बीजेपी का भी ब्राह्मण है, कांग्रेस का भी ब्राह्मण है, कम्युनिस्टों का भी ब्राह्मण है। हर वो अलग अलग जगह है, वो अलग अलग बातें करता है, मगर पार्लियामेंट में जाकर इकट्ठा बैठ जाता है। अब पार्लियामेंट में इकट्ठा बैठता है, होटल में इकट्ठा बैठता है, कॉफी पीने में एक टेबल पर बैठ जाता है। हमको कैसे दिखेगा? हम तो इधर बस्ती में पड़े हुए हैं। वो पार्लियामेंट में एक ही टेबल पर बैठकर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी के एमपी आपस में बैठकर खाना खा रहे, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे। हमें तो पता नहीं चलता। पार्लियामेंट में मिलजुल कर कोई कानून बनाना है, सारे मिलजुल कर कानून हमारे विरोध में बनाते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ कानपुर में, यूपी में, देहात में तो पता चलती नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई क्रॉस सर्किट टीवी तो है नहीं जो ये सारी बातें पता चले। तो इस तरह से जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी फितरत है, ये उनका चरित्र है, ये चरित्र हम लोगों को ठीक से समझना होगा। और अगर आप समझते हो, जानते हो, तो दुश्मन को आप जानते हो ऐसा माना जाएगा। जब आप जानोगे तो आप जागृत हो जाओगे। जब आप जागृत हो जाओगे तो जागृत जो आदमी होगा उसको जोड़ा जा सकता है। पहले जगाना होगा, पहले जगाना होगा और उसके बाद जोड़ना होगा। 6000 जाति के लोगों को जगाना होगा और फिर 6000 जाति के लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने से क्या होगा? जोड़ने से शक्ति का निर्माण होगा। जोड़ने से क्या होगा? जोड़ने से शक्ति का निर्माण होगा। आपको मालूम होगा, गांव में अनुभव होगा कि गांव में पहलवान होता है, वो जो पहलवान होता है गांव के सारे लोग पहलवान को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उसके बाद बहुत सारी बुद्धि है इसलिए करते हैं? नहीं, तो इसलिए करते हैं कि उसके पास शक्ति है, ताकत है। इस वजह से लोग उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार पहलवान जी। सारे गांव के लोग जो है पहलवान को नमस्कार करते रहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का एक उसूल है ताकत को सलाम करने का, शक्ति को सलाम करने का। तो इसलिए आपको शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का निर्माण करने के बाद में शक्ति का उपयोग करना होगा, सही सही उपयोग करना होगा। ये जाति के आधार पर आपको गुलाम बनाने वाली जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था पर ये जो शक्ति निर्माण की गई उसको इकट्ठा करना होगा और इकट्ठा करके जाति के आधार पर गुलाम बनाने वाली व्यवस्था पर पूरी ताकत से हल्ला बोल करना होगा। पूरे शक्ति से हल्ला बोल करना होगा और जब पूरे शक्ति से हल्ला बोल करोगे तब जाति के नाम पर बनाई गई व्यवस्था खत्म होगी, तो आपकी गुलामी खत्म होगी। ये गुलामी खत्म करने का तरीका इससे हो। आपने एक करने के बजाय कोरी जाति का उत्तर प्रदेश में संगठन बनाया, 6000 जाति का एक जाति कोरी, उसका आपने संगठन बना लिया तो
संख्या कितनी? 5 लाख। 5 लाख लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, 10 लाख लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, तो 10 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के 1,14,000 गांवों में डिवाइड कर लो। तो 1,14,000 गांवों में 10 लाख लोगों को डिवाइड कर दो एक गांव में 10-11 लोग। अगर एक गांव में 10-11 लोग हैं, कौन सा तीर मार लोगे? पहली बात। दूसरी बात, पहले तो 100% लोग कभी इकट्ठा नहीं होते। मान लिया हो गए तो होते नहीं है कई बार, मगर मान लिया हो गए तो एक गांव में 10-11 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। और 10-11 लोगों से आप क्या कर लोगे? इसलिए कह रहा हूं कि जाति के आधार पर हमारे लोगों को 6,000 टुकड़ों में बांटा, तो सारे बांटे हुए लोगों को इकट्ठा करना होगा। अब आप बोलेंगे कि इतना सारे लोगों को कब इकट्ठा किया जाए, हमें तो समझ नहीं आता कि इतना होगा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूं। 40 साल से हम लगभग 2,500 से ज्यादा, क्योंकि अलग राज्य में जाओगे, अगर बंगाल गए, आप बंगाल गए, बंगाल में जाओ, पूछो कोरी जाति है क्या? कोरी? कौन सा कोरी? कहां का कोरी? किधर का कोरी? हम तो क्या कह रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा। बंगाली आदमी ये बोलेगा आप क्या बोल रहे हो, यही हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के नाम है, जब अलग अलग नाम है तो निश्चित रूप से वो जो नाम है उससे आपकी पहचान उसकी पहचान से अलग हो जाएगी। अब इससे कोई संगठन बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों के द्वारा अभी 40 साल में लगभग 2,500 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ताओं को हम लोग जोड़ रहे हैं। उसके पीछे क्या मकसद है मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको तर्क समझाना चाहता हूं कि इस देश में जाति के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को खत्म करने के लिए 100% लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, 75% लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। 6,000 जाति के लोग होने चाहिए, 100 की जरूरत नहीं है, 75% की जरूरत नहीं है, 60% की जरूरत नहीं है, 50% की जरूरत नहीं है, 40% की जरूरत नहीं है, 30% अगर आपने इकट्ठा कर लिया, 31% से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, 29% से अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री हो गया। इलेक्शन कमीशन के आगे बता रहा हूं क्योंकि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाकर आंकड़े तो कभी वेरीफाई नहीं किए होंगे। आपने सोचा होगा अरे पहले टेंशन है साला, और कौन सा टेंशन लेने का भाई, क्या करने का आंकड़े इकट्ठा करके जानने से क्या होगा, खामखा दिमाग हमारा टेंशन हो जाएगा। अरे आप टेंशन लो तो भी टेंशन होगा, नहीं लो तो ब्राह्मण तुमको छोड़ने वाला थोड़ी है, तो टेंशन देगा ही देगा। आप पेंशन लो तो भी टेंशन है, नहीं लो तो वो भी छोड़ने वाला आपको नहीं है, क्योंकि उसकी फितरत है, उसकी फितरत है। जैसे सांप जो है उसकी फितरत होती है, सांप कभी घर नहीं बनाता है, चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहे को निगल लेता है और चूहे के घर को अपना घर बना लेता है। तो इस तरह से उसकी फितरत है, उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप टेंशन लो तो भी टेंशन है, नहीं लो तो भी है। तो इसलिए आप अलग से आइसोलेशन में अपने आप को रखना चाहते हो तो कोई आदमी आइसोलेशन में रह नहीं सकता। इसलिए उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूं कि 30% लोग इकट्ठा करो तो चुनाव में आप सफल हो जाओगे, मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाओगे, प्रधानमंत्री बनाने में सफल हो जाओगे, और
यदि आपको जन आंदोलन करना है, अगर आपको जन आंदोलन करना है तो 15% से काम हो जाएगा, बशर्ते 6000 जाति के 15%। 15% तो शेड्यूल कास्ट के भी हो सकते हैं, अकेले शेड्यूल कास्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि 16.8% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो अकेले शेड्यूल कास्ट के 15% लोग हो सकते हैं, मगर उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप 6000 जाति के कम और अधिक 15% लोग इकट्ठा कर लेते हो तो 100 करोड़ में 15 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और 15 करोड़ लोग अगर सड़क पर उतर गए तो भारत का कोई भी हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे का नेटवर्क, हवाई जहाज का नेटवर्क, समंदर पर चलने वाला, पानी पर चलने वाला जहाज, कोई भी जहाज समंदर पर जो चलता है वो जमीन से ट्रकों में भरा हुआ माल जब सड़क से जाएगा, रेल से जाएगा और जहाज के अंदर पानी के जहाज में भरा जाएगा, तब तो पानी का जहाज आगे जाएगा। तो आप पानी के जहाज को बंद कर सकते हो, हवाई जहाज को कैसे बंद करोगे? जिस रोड से आप 4 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल, टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर जा रहे हो, अगर वो रोड आपने ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया, तो जो फ्लाइट में, विमान में बैठने वाला आदमी जब एयरपोर्ट पर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हवाई जहाज उड़ने वाला भी नहीं है। रेल के ट्रैक पर अगर आप 6 लाख गांवों में से अगर रेल जा रही है और वहां हर 10-20 किलोमीटर अंतर पर 400-500 लोग रेल के ट्रैक पर बैठ जाओ, रेल कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? तो इसका मतलब है कि सारा बंद हो जाएगा, सारा ठप हो जाएगा। जब कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? वो इस जीवन में अभी जिंदा नहीं है। ये पल्स जो है ना, पल्स, ये पल्स जब बंद होती है तो डॉक्टर कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और देश की पल्स क्या है? सड़क चलती है तो देश की पल्स चल रही है, रेल चलती है तो देश की पल्स चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है तो देश की पल्स चल रही है, और समंदर में जहाज चल रहा है तो देश की पल्स चल रही है। और अगर ये सब बंद हो गया तो देश की पल्स बंद हो गई है, वो चलने वाली नहीं है। 3 करोड़ लोगों ने 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगर हम 15 करोड़ लोगों को सड़क पर उतार देते हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, जो गांधी जी के द्वारा किया गया, जो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया और उनको सफलता मिली, यदि हम भी वैसा ही करते हैं तो हम भी गुलामी से आजाद हो सकते हैं। मैं कोई काल्पनिक कहानी आपको नहीं बता रहा हूं, जो इतिहास में हो चुका है वो दोहराने की बात है। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा, ये किया जा सकता है। इसलिए 40 साल से, मैं 19 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूं, तो 40 साल हो गए इसको कर रहा हूं। तो अब 31 राज्यों में, 539 जिलों में और उसके बाद में 3500 तहसीलों में और 10,000 ब्लॉक में और 1 लाख से ज्यादा गांवों तक ये मामला पहुंच गया है। 2024 तक ये मामला 6 लाख गांवों तक पहुंचाने की योजना है।
अगर आप लोग साथ सहयोग कर लो तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा। अगर एक जिले में एक बंदे का पुत्र पैदा हो जाए, बंदे का पुत्र समझते हो कि एक बंदे का पुत्र हो, ज्यादा पुत्र होने की जरूरत नहीं है, एक बंदे का पुत्र हो, अगर एक आदमी निर्धारित कर दे तो साल भर में वो ऐसे लोगों की टीम खड़ी कर सकता है जो 800, 1000, 1200 गांव में एक साल के अंदर संदेश पहुंचा सकता है। मैं सारे देश भर में 40 साल में इतना बड़ा काम किया। अगर आप लोग देखना चाहते हो, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, आप आकर देख लो। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं कि आके अपने आंखों से देखो। तो इस तरह से जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किया जा सकता है। अगर आपका साथ सहयोग हो तो बहुत जल्दी हो सकता है ऐसा करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमको गुलाम बना कर रखा है, आजादी में भी गुलाम बना कर रखा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करो। ये बात मैं अनपढ़ लोगों को नहीं कहता, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये बात कह रहा हूं कि 15 अगस्त 47 को हम लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 47 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, उसने घोषित किया भारत आजाद हो गया। वो जो दूसरा विदेशी है ब्राह्मण, उस विदेशी ब्राह्मण ने, अंग्रेज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया, उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। तो अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो दूसरा विदेशी है उसने घोषित किया भारत आजाद हो गया और हम मूलवासियों ने मान लिया भारत आजाद हो गया। यही सबसे बड़ी घटना कि भारत आजाद नहीं हुआ। अरे एक पुलिस स्टेशन में एक सिंपल कास्त्री पोस्ट में इंस्पेक्टर है, उसके पास एफआईआर दाखिल करने के लिए जाओ, अरे वो आपका एफआईआर नोट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है कि पुलिस एफआईआर नोट करे। ये भारत के नागरिकों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उनका एफआईआर नोट करे। मगर पुलिस सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी एक क्लास 3 आदमी, इंस्पेक्टर एक क्लास 3 आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी अमल नहीं करता। आप अंदाजा लगा सकते हो इस देश में अगर ये परिस्थिति है तो हम कहां पर आजाद, हम कहां आजाद है? हम आजाद नहीं हैं। और इस तरह से साथियों, जब बाबा साहब आंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश में गर्मी कम पड़ती है और उमस ज्यादा पड़ती है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, वहां शाम को 6 बजे गर्मी खत्म हो जाती है, उमस होती नहीं है। तो आपका इधर का जो वेदर है, हमारे यहाँ का वेदर है, उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पसीना पूरा निकलता है, पसीने में शरीर का जो क्षार होता है वो निकलता है। जब वो क्षार निकलता है तो शरीर की बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। ये
अलग किस्म की समस्या आपके यूपी में आने के बाद ऐसा होता है। मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि मुझे मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ नहीं है, मगर हमारे सामने जिंदगी का कोई मकसद है, इसके लिए हम ये दुश्वारियां जो है इस बात को बर्दाश्त इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई संकल्प है, हमारे पास कोई इरादा है, मकसद है, उद्देश्य है, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने आप लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए। उन अधिकारों में एक अधिकार है मौलिक अधिकार, बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट। बहुत लोगों को पता नहीं है, एक अधिकार है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, बुनियादी अधिकार। तो ये जो बुनियादी अधिकार है, ये बुनियादी अधिकार होने से आप लोग इस देश में आजाद, आजादी से आप आजाद नहीं, आप लोग आजादी से आजाद नहीं हुए। मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं। आर्टिकल 19 संविधान का आर्टिकल 19 है, उसमें लिखा है कि आप भारत के नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, बोलने के आजादी का अधिकार होगा, आपके ऊपर अन्याय हुआ उसका प्रतिरोध करने का अधिकार होगा, विरोध करने का अधिकार होगा, क्या गलत हो रहा है कहने का अधिकार होगा, क्या सही है कहने का अधिकार होगा, आपको अलग संगठन बनाने का अधिकार होगा, संगठन की सभा देने का अधिकार होगा और आपको अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। ये सारा अधिकार आपको होगा। ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि ऐसे कुछ अधिकार हैं जिसकी वजह से संविधान के द्वारा आपको आजाद किया गया है। मगर आजाद संविधान के द्वारा किया गया, आपको आजादी संविधान के द्वारा दी गई, आजादी से आजादी नहीं मिली, संविधान के द्वारा आपको आजादी दी गई। इस संविधान पर इन लोगों ने अमल नहीं किया। वो लोग इस संविधान पर अमल नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि वो लोग संविधान के विरोध में अमल कर रहे हैं, संविधान के विरोध में अमल कर रहे हैं। कुछ बातें आपको सबूत के तौर पर बताया जाना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। 3.5% ब्राह्मणों को चुनाव में, 52 के चुनाव में 60% टिकटें दी। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इसका मतलब ये है कि 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। 3.5% लोगों को 60% लोकसभा की टिकटें दी। इसका मतलब है 56.5% दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। और इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, उनकी सीटों पर ब्राह्मण कब्जा नहीं कर सकते थे। उनका 15%, 7.5% ये जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल था, ये उनका था, वो उनको कुछ कर नहीं सकते थे। मगर उनको उन्होंने पूना पैक्ट के द्वारा अपने अधीन किया और ओबीसी के लोगों को टिकट ही नहीं दिया। 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को दिया। 47% ब्राह्मण प्रथम लोकसभा में चुनवा कर लाया। ये काम किसने किया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। आपको मालूम ही नहीं होगा, आप तो यही मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, महान
महान समाजवादी थे, बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष थे और बच्चों के चाचा भी थे। ये आप लोग कहते रहते हो, हमारे लोग अपने बाप के भाई को चाचा नहीं मानते, मगर नेहरू को जरूर चाचा मानते हैं। तो अगर मान लो कि नेहरू ने आप लोगों को धोखा दिया, तो भतीजों को धोखा दिया। नेहरू को चाचा मानते हो तो भतीजों को धोखा दिया। अगर नेहरू ने भतीजों को धोखा दिया, तो भतीजों को, नेहरू को, काका को, चाचा को पूछना चाहिए था कि चाचा, अगर तुम हमारे बाप के भाई हो तो हमारे साथ धोखा क्यों किया? भतीजों ने चाचा को पूछा नहीं। भतीजों ने चाचा को क्यों नहीं पूछा? भतीजों को पता ही नहीं, चाचा ने पिछवाड़े पर लात मारा। जब भतीजों को पता ही नहीं कि चाचा ने भतीजों के पिछवाड़े पर लात मारा, तो भतीजा पूछेगा कैसे? जब मालूम ही नहीं है कि चाचा ने भतीजे के पिछवाड़े पर लात मारा। तो ये काम किसी और ने नहीं, ये काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब दूसरा एक किस्सा, जब आजादी की जंग चली तो शेड्यूल कास्ट के लोग शहीद हुए, शेड्यूल ट्राइब के लोग शहीद हुए, ओबीसी के लोग शहीद हुए, मुसलमानों के लोग शहीद हुए। गिनती में पता चला कि एक ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद शहीद हुआ, एक ब्राह्मण। तो वो परसेंटेज में नहीं आता, एक होने से 2 4 5 10 होता तो परसेंटेज में आता। एक हुआ, वो एक हुआ, उसका प्रचार करते हैं। हमारा भी हमारे लोग 99.99% लोग आजादी के लिए शहीद हुए। और जब टिकट देने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने, जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट दे दिया। इसका मतलब है आजादी के लिए जो शहीद हुए उसके साथ नेहरू ने, कांग्रेस ने विश्वासघात किया। डॉक्यूमेंट्री बातें बोल रहा हूं मैं, तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों को जो मैं कह रहा हूं वो गलत साबित कर दो, या मुझे टीवी पर बुलाओ, 10 ब्राह्मण साइड में रखो, मैं अकेला आता। टीवी पर मुझे बुलाओ, 10 ब्राह्मण मेरे साथ में रखो, मैं अकेला ही आता हूँ। 10 ब्राह्मण रखने से क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 10 लोग होने से इनकार कर लेंगे? अरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से इनकार करेगा? 10 नहीं 50 100 लोग रखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से इनकार करेगा? किस आधार पर इनकार करेगा? और अपने बाप दादाओं के दस्तावेजों को ब्राह्मण अगर इनकार करेगा तो क्या वो अपने बाप दादाओं को अपना बाप दादा नहीं मानना चाहते? तो किसके बाप दादा को अपना बाप दादा मानना चाहते? हमारे बाप दादा उनके बाप दादा है, ऐसा कहना चाहते क्या? ऐसा तो है नहीं। तो अपने बाप दादा को बाप दादा तो मानना पड़ेगा। और उन्होंने अगर कोई दस्तावेज लिख कर रखे तो दस्तावेजों को भी मानना होगा। और दस्तावेजों को मानेंगे तो सबूतों को भी मानना होगा। सबूतों के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए कोई 20 साल से कह रहा हूं, सारे देश भर में ऐलानिया कह रहा हूं, मंच पर कह रहा हूं, और ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं मैं हर बार, लोग कहता हूं रिकॉर्ड करता हूं। और अगर पुलिस वालों को वीडियो चाहिए तो मेरे से मुफ्त में ले जाओ। सारी चीजें एविडेंस के आधार पर कहता हूं। और इसलिए मेरे खिलाफ में कोई भी केस जो है वो कोई ब्राह्मण नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इसको अरेस्ट कर लिया तो ये कोर्ट में सारे सबूत पेश कर देगा, फैसला इसके फेवर में हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगाया हुआ ऑर्डर अगर उसके पास आ गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अभी ऑर्डर नहीं तो इतना होता है, ऑर्डर आ गया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई मेरे खिलाफ में राजकोट में वामसेब के 14 लोगों पर गांधी के लोगों ने केस किया कि वामसेब के लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते।
गांधी के जाति का एक एमएलए था, उसने 14 मार्क्सवादी के लोगों पर राजकोट के कोर्ट में केस दायर किया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। बाद में जज ने उस व्यक्ति को कैबिन में बुलाया और कैबिन में बुलाकर पूछा, गांधी जी को राष्ट्रपिता मानना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? तो उसने कहा, है ये भी नहीं जानता, नहीं है ये भी नहीं जानता, है ये भी नहीं जानता, नहीं है ये भी नहीं जानता। वो जज को गुस्सा आया, कहा, गधे, तेरे को जब पता ही नहीं है तू इधर क्यों आया? अब तेरी वजह से मुझे ये फैसला देना होगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता मानना बंधनकारक नहीं है, कोई कानून नहीं है, ऐसा निर्णय मुझे देना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। अरे तुम जानते नहीं हो मानसिक के लोगों को, वो पागल लोग हैं, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो इंग्लैंड में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, वहां से लेके आते सारे डॉक्यूमेंट। और अगर ऐसा है तो तुम ऐसा करो। तो वो जो आदमी था जिसने केस दायर किया था, उसने कहा, कोई जज साहब अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? जज ने कहा, कल दूसरा एप्लीकेशन दायर कर ले और उसमें लिख कि मैंने ये जो केस दायर किया था ये मैं पीछे लेना चाहता हूँ, तो मैं तेरे को ऑर्डर सैंक्शन कर देता हूँ कि ये केस इसने पीछे ले लिया। केस पीछे ले, हमारे पास केस करने का डॉक्यूमेंट है और केस पीछे लेने का भी डॉक्यूमेंट है, तो हमने लाइन बना के रखा। संविधान सभा में जब गांधी जी ने 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया, गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव 157 वर्सेस वोटों से पास हुआ। 157 वर्सेस 16 वोटों से या 17 वोटों से पास हो गया। और जब ये पास हो गया, पास होने के बाद में भारत का विभाजन हो गया। गांधी जी ने प्रस्ताव पारित नहीं किया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। इसके लिए गांधी जी को भारत का विभाजन का जिम्मेदार माना गया। जब भारत के विभाजन का जिम्मेदार गांधी जी को माना गया तो संविधान सभा में भारत के राष्ट्रपिता होने का कोई प्रस्ताव गांधी जी के समर्थन में पास नहीं होता। उत्तर प्रदेश के एक लड़की ने जो 7वीं में पढ़ रही थी, उसने भारत के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और पूछा कि गांधी जी को कौन से तारीख को और कहां पर राष्ट्रपिता कहा गया है। तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। अरे गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने वाला कानून तो छोड़ो, रिजोल्यूशन तक पास नहीं हुआ। अब बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता नहीं है, और जब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करता हूँ तो तब उनको पता चलता है कि इसके पास डॉक्यूमेंट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिखे हुए, उनके लिखे हुए मेरे पास है, तो मैं उसको सबूत के तौर पर उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए मेरे साथ कोई आदमी कोर्ट में जाकर के दायर नहीं करता, कोई ब्राह्मण नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता। अब ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अरे जो आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं ब्रह्मा का, वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, उसको क्यों मानूं भाई मैं? भारत का संविधान जो है वो भारत के नागरिक को वोटर लिस्ट में
उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है। ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं, उसका पोस्टल एड्रेस भी नहीं है। वो भारत का जो संवैधानिक दायरा है उसमें ब्रह्मा का कोई शक्ति ही नहीं है। उसको क्यों मालूम है? और अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए और ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें समझा रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 52 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ और इस चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। 47% ब्राह्मण चुना कर लाए। प्रथम भारत के संसद पर ब्राह्मणों का जवाहरलाल नेहरू ने कब्जा किया। कब्जा करके अपने लिए जो जैसे कानून चाहिए वैसे कानून उन्होंने बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि 3.5% ब्राह्मणों की 4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कल अखबार में खबर आई कल कि 6 पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां थी, उसमें 4 पार्टियां ब्राह्मणों की थी। कल खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। आपको तो पढ़ा होगा, कल खबर है, कल के अखबार में खबर है। तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी है। इसका मतलब है कल तक मैं कहता था कि ब्राह्मणों की 4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, अब कहना पड़ेगा ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टी है। कल तक तो 4 ही कहता था, क्योंकि मैं अपडेट रहने वाला आदमी हूँ। मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ और डेली अपडेट करता हूँ जानकारी में। तो कल की ही खबर है, तृणमूल कांग्रेस को कल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हुआ। इसका मतलब है जो ब्राह्मणों की 4 नेशनल पार्टियां थी वो अब 5 पार्टी को मान्यता कैसे मिलती है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अधीन ये लिखा हुआ है कि 3 राज्यों में 6% वोट जिस पार्टी को पड़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होगी। वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होगी। इसका मतलब है कि 3.5% ब्राह्मण, 6% वोट एक पार्टी को 3 राज्यों में पड़ेंगे तो पार्टी नेशनल लेवल की होगी। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5 है, वो तो एक पार्टी भी नेशनल लेवल की नहीं बना सकते। जब ये भी नहीं बना सकते तो 5 पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां कैसे बनी? निश्चित रूप से कानून और संविधान के विरोध में जाकर, कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन लोगों ने आजाद भारत में काम किया। परिणामतः 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जाती है तो बीजेपी आती है। इसका मतलब है राजा राम अगर चला जाता है तो सीताराम आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर राजा राम चला गया तो सीताराम आ जाता है, सीताराम चला गया तो राजा राम आ जाता है। चाहे राजा राम आ जाए चाहे सीताराम आ जाए, हमारे जीवन में दोनों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा राम भी ब्राह्मण है, सीताराम भी ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण जाता है दूसरा ब्राह्मण आता है, नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल सत्ता में परिवर्तन होता है, नीति में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। कांग्रेस आती, बीजेपी आती, बीजेपी आती, कांग्रेस आती। एक ब्राह्मण जाता दूसरा ब्राह्मण आता। तो ये परिस्थिति हमको समझना होगा। दूसरा, राज्यों में या तो कांग्रेस का राज है या तो बीजेपी का राज है। सेंट्रल में बीजेपी का है,
राज्यों में या तो बीजेपी का राज है, या तो कांग्रेस का राज है, या तृणमूल कांग्रेस का राज है, ब्राह्मण का राज। जयललिता तमिलनाडु की, ब्राह्मण उसका राज। नीतीश कुमार बिहार में बैकवर्ड मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के समर्थन से। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के समर्थन से या कांग्रेस के समर्थन से स्टेट में कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री है, और अगर ऐसा है तो सारे देश की सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में। 2009 में ब्राह्मणों की जो पार्टियां थी उनके सांसदों की संख्या 375 थी। आउट ऑफ 543 375 सीटों पर कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर कब्जा हो गया। ये कम होने के बजाय ये और ज्यादा बढ़ गया। 4 पार्टियां नेशनल थी, 5 हो गई। कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। पावर, एब्सोल्यूट पावर उनके नियंत्रण में है। तो पावर के बारे में कहा जाता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है कि सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। अभी कोई करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं करता, अभी 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार, 1,77,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। अब जो भ्रष्टाचार होता है अनलिमिटेड भ्रष्टाचार होता है। क्यों? क्योंकि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। सत्ता अनियंत्रित उनके नियंत्रण में है, इस वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार होने का भी कारण है, उसको समझना जरूरी। तो ये जो पॉलिटिकल पावर है। दूसरी बात है लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक विधायी का, जहां 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा है। दूसरा है कार्यपालिका, IAS, IPS, IRS अधिकारी 80% ब्राह्मण और 10 समूह जाति के। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है जुडिशियरी, न्यायपालिका 98% ब्राह्मण और 10 समूह। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अखबार किताबें, ट्रेडिशनल मीडिया में बुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरी महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, जैनीधर महाराज, बचा कुचा महाराज, अब 3 लोगों के नाम है। बर्बाद काहे के लिए? ये सारे ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। आप लोगों को लगता है संत है, आप लोगों को लगता है साधु है, आप लोगों को लगता है, मगर ये बात गलत है। ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने चौपाई लिखी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। तारण का मतलब है ये पीटने लायक है, इनकी विदाई करनी चाहिए। आपके विरोध में तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी और उस पर ये लोग प्रवचन करते। चौथा मीडिया है वोकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं। इस देश में 4,500 बोली भाषा लोग बोलते हैं। बोली जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं, जिसकी कोई लिपि नहीं। हम लोग बोलनेवासी लोग 4,500 बोली भाषा बोलते हैं, उसको कोई मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। हमारी बोलियां खत्म हो रही है। इस तरह से लोग मीडिया के चारों पिलर पर इनका कब्जा है। तो इसका मतलब है लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका जहाँ कानून बनाया जाता है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका जहाँ IAS, IPS, IRS है, अमल करते हैं, उन पर भी ब्राह्मण 10 समूचे जाति का कब्जा है। जुडिशियरी पर ब्राह्मणों का और 10 समूचे जाति का कब्जा है। मीडिया पर भी ब्राह्मण और ऊंचे जाति का कब्जा है। इसका मतलब है लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का और 10 समूचे जाति का कब्जा है। इसका मतलब ये है कि इस देश में लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र हो गया। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। कहाँ है लोकतंत्र? देश में तो ब्राह्मण
कर दिया गया। भारत के संविधान में लोकतंत्र स्थापित करने का आदेश है। ब्राह्मणों ने इस देश में ब्राह्मण तंत्र स्थापित किया। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने इस देश में संविधान के विरोध में जाकर काम किया। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित होता है। अल्पसंख्यक लोग अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर, वो भी लोकतंत्र हो, कब्जा नहीं कर सकते। फिर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया। ये कैसा संभव है? ये संभव नहीं है। एक ही स्थिति में संभव है और वो कारण है कि उन्होंने कानून और संविधान के विरोध में जाकर ऐसा किया, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो ब्राह्मणों का जो राज है आज के तारीख में वो नाजायज राज, गैर कानूनी राज है, असंवैधानिक राज है। इसलिए मैं ऐलानिया कहता हूं, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारे चुनाव को नहीं मानता, नहीं मानता। चलो मेरे खिलाफ में केस कर मैंने कहा ईवीएम में घोटाला करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। अगर नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से चुनाव जीता होता तो नरेंद्र मोदी ने मेरे खिलाफ केस दायर किया होता। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। अगर उसने ईमानदारी से चुनाव जीता होता तो मेरे खिलाफ केस दायर करता। उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि घोटाला किया और मेरे पास इसके दस्तावेजी सबूत है। केवल दस्तावेजी सबूत नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। उन्होंने मेरे खिलाफ करने के बजाय मैंने ही उनके खिलाफ, उन्होंने मेरे खिलाफ करना चाहिए था, मैंने ही उनके खिलाफ किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू किया और कहा 4 हफ्ते में जवाब दे दो। 8 हफ्ते हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया 4 हफ्ते में जवाब दो। इलेक्शन कमीशन को 8 हफ्ते हो गए, कल 8 हफ्ते हो जाएंगे 5 तारीख को, जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो दस्तावेज मैंने दिए उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए अगर ईमानदार होते वो 4 हफ्ते का को 1 हफ्ते में दे देते। 4 काय के लिए लगा? साथियों, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने सारा का सारा नाजायज काम किया, सारा कब्जा नाजायज है और इसलिए हम लोग इसके विरोध में इतने जोर से बात करते हैं क्योंकि हमारी बातों के पीछे दस्तावेजी सबूत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके विरोध में केवल सबूत होने से इनको उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। इसके लिए जन समर्थन की जरूरत है। आपको हम जागरूक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केवल मेरे पास सबूत होने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जन समर्थन की जरूरत है। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने हम लोगों को इस देश में, आजाद भारत में हमको आजादी देने के बजाय हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आजादी सबसे बड़ा समाधान। आजादी कैसे हासिल होगी? तो दुनिया वालों ने बताया आजादी हासिल करने के 2 रास्ते। एक रास्ता है हथियारबंद आंदोलन और दूसरा रास्ता है जन आंदोलन। हथियारबंद आंदोलन हिंसक होता है, इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन कैसे होगा? जन आंदोलन करने के लिए क्या करना होगा? जन आंदोलन करने के लिए कम से कम 30 राज्यों में, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 6 लाख गाँव में संगठन का जाल बनाना होगा। अगर एक गांव में हम 50 एवरेज लोगों को इकट्ठा करते हैं, 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़, 100 करोड़, 6 करोड़, 200 करोड़, 12 करोड़,
250 करोड़ 15 करोड़ अगर एक गांव में एवरेज 250 लोगों को तैयार कर दोगे तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हुआ तो क्या होगा? अगर ये आंदोलन जन आंदोलन हुआ तो हम खुद मुख्तियार हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। आज भी हमारा भविष्य है, आज भी हमारा भविष्य है, मगर हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार अडवाणी के पास है, अटल बिहारी के पास है, सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है। भविष्य हमारा है, निर्णय लेने का अधिकार उनका है। भविष्य हमारा है और निर्णय लेने का अधिकार दूसरों के पास है। अगर भविष्य हमारा हो और निर्णय लेने का अधिकार दूसरों का हो, इसी को गुलामी कहते हैं। आप लोगों को गुलामी क्या है समझ में नहीं आती हो। मैं इस बात को समझता कि मेरा भविष्य हो और मेरे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार मेरा नहीं हो, इसका मतलब मैं गुलाम हूं। मैं अपने घर में बच्चा पैदा कर रहा हूं और बच्चा पैदा करने के बाद में क्या कर रहा हूं? मैं पंडित जी के पास जा रहा हूं और पंडित जी को पूछ रहा हूं, पंडित जी मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया, उसका क्या नाम रखूं? अबे तूने पैदा किया तो नाम भी रख ली। मगर वो पैदा करने वाला जो आदमी है वो अपने बेटे का नाम भी निर्धारित नहीं कर सकता। वो जिसको उसने पैदा किया उसके लिए भी पंडित जी के पास जाता है, पूछता है इसका नाम क्या रखूं? पंडित जी बोलता है, पूछता है कि ये कब पैदा हुआ? तो कहता है कि ये बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ, इसका नाम बुद्धूराम रखा। अब हमारे लोगों को बुद्धूराम का कोई और तो समझ में आता है, तो कहता ठीक है पंडित जी, अच्छा तो लग रहा है नाम बुद्धूराम। अब उसको ये मालूम ही नहीं बुद्धूराम का मतलब है गधेराम होता है, बुद्धूराम का मतलब है बुद्धराम होता है, ये उसको मालूम नहीं है। शब्दों के अर्थ होते हैं, शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं, वो उसको कोई पता नहीं है। और इस तरह से भविष्य हमारा है, निर्णय लेने का अधिकार उनका है, इसी को गुलामी कहते हैं। इसीलिए हम लोगों को खुद मुख्तियार होने की आजादी की जरूरत है और आजादी जन आंदोलन के द्वारा होगी। यदि हम जन आंदोलन करते हैं, अगर हम जन आंदोलन करते हैं, हम भी खुद मुख्तियार हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। अगर हम आजाद हो गए तो क्या होगा? हम आजाद हो गए तो क्या होगा? आजादी भी हमारी होगी, फैसला लेने का अधिकार भी हमारा ही होगा। आजादी भी हमारी, फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। जब भी ऐसे होगा तभी समस्या का समाधान होगा। जब भी ऐसे होगा तभी समस्या का समाधान होगा। ऐसा करना होगा, ऐसा आप करोगे इस आशा और विश्वास के साथ कि गांव-गांव में जाकर, छुट्टी के दिन में जाकर, और जो पढ़े लिखे लोग वो कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन का समय निकालकर अगर गांव-गांव में जाकर जागरण करने का काम करते हैं तो इस देश में ज्यादा समय नहीं लगेगा देशव्यापी आंदोलन निर्माण होने में और खुद मुख्तियार होने में, आजादी हासिल करने में। तो ऐसा आप लोगों को करना होगा, ऐसा आप करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।